नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 19वां और अंतिम पाठ तारों की जीवन यात्रा का आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे निहारिका गैलेक्सी अर्थात क्या है, हमारे सौरमंडल में कौन से घटक हैं, उपग्रह अर्थात क्या है, तारे और ग्रह में प्रमुख अंतर कौन से हैं, हमारे सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। पिछली कक्षा में हमने विश्व के अंतरंग के बारे में पढ़ा है। हमारी सूर्यमाला एक निहारिका में अर्थात आकाश गंगा में समाविष्ट है। निहारिका में अरबों तारे, उनकी ग्रह मालिका व तारों के मध्य खाली जगह में अंतर तारकीय बादलों का समूह होता है। विश्व इन असंख्य निहारिकाओं से मिलकर बना है। इन निहारिकाओं के आकार तथा बनावट अलग अलग होते हैं। उन्हें हम मुख्य 3 प्रकार में बांट सकते हैं: चक्राकार, दीर्घवृत्ताकार तथा अनियमित आकार की निहारिका। हमारी निहारिका चक्राकार है, उसे मंदाकिनी नाम दिया गया है। आकृति क्रमांक 19.1 में एक चक्राकार निहारिका दिखाई है। विश्व के बारे में यह सब जानकारी हमने कैसे प्राप्त की? रात के समय आसमान की तरफ देखने पर हमें केवल ग्रह और तारे दिखाई देते हैं। फिर अन्य घटकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? इस प्रश्न का उत्तर दूरबीन है। इनमें से अनेक दूरबीनें पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रखी होती हैं, तो कुछ दूरबीनें मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह पर रखी हैं और पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट कक्षा में परिभ्रमण करती हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण ये दूरबीनें खगोलीय वस्तुओं का अधिक प्रभावी रूप से निरीक्षण करती हैं। दूरबीन द्वारा किए गए निरीक्षणों का अध्ययन कर खगोल वैज्ञानिक विश्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ में हम तारों के गुणधर्म और उनकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तारों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। रात्रि के समय हम आकाश में लगभग 4000 तारे अपनी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य उनमें से एक सामान्य तारा है। सामान्य कहने का अर्थ ऐसा है कि वह हमसे सबसे निकट होता है। यद्यपि वह आकाश में अन्य तारों से बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा कम अथवा अधिक द्रव्यमान आकार तथा तापमान वाले तारे अरबों तारे आकाश में हैं। तारे तप्त गैस के प्रचंड गोले होते हैं। सूर्य के कुछ गुणधर्म नीचे तालिका में दिए गए हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 72% भाग हाइड्रोजन है, तो 26% भाग हीलियम है। शेष बचा हुआ 2% द्रव्यमान हीलियम की अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में है। क्या तुम जानते हो हमारे आकाश गंगा में 10⁻11 इतना तारे हैं। आकाश गंगा बीच में फूली हुई तस्तरी जैसा होकर उसका व्यास लगभग 10⁻18 किलोमीटर है। सूर्यमाला उसके केंद्र से लगभग 2.7 × 10⁻17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तस्तरी के लंबवत व उसके केंद्र से जाने वाले अक्ष पर आकाशगंगा परिवलन कर रही है। वह उसे एक परिवलन के लिए 2 × 10⁸ वर्ष लगते हैं। सूर्य के गुणधर्म, द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, त्रिज्या 69, 6,95,700 किलोमीटर, पृष्ठभाग का तापमान 5800 के, केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻7 के, उम्र आयु 4.5 अरब वर्ष ये सूर्य का उम्र है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 100 गुना है। अन्य तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1/10 m सन/10 से 100 गुना m सन तक हो सकता है और त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या के 1/10 से 10,000 गुना तक हो सकती है। आकृति 19.2। यहाँ पर सूर्य, श्वेत बटु, महाराक्षसी तारा, लाल राक्षसी तारा, 19.2 विविध तारों के आकारों की तुलना। क्या तुम जानते हो
अन्य तारों का द्रव्यमान मापते समय सूर्य की सापेक्ष मापा जाता है, अर्थात सूर्य का द्रव्यमान इकाई माना जाता है, इसे एम सन कहा जाता है कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की उम्र अर्थात उनके निर्माण के बाद का समय कुछ 10 लाख से अरबों वर्ष इतना विशाल है। इस अवधि में यदि सूर्य के गुणधर्म में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण पृथ्वी के गुणधर्म में और सजीव सृष्टि में परिवर्तन होता हुआ। इसलिए पृथ्वी के गुणधर्म का गहन अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य के गुणधर्म उसके जीवन काल में यानी 4.5 अरब वर्ष में बदले नहीं हैं। खगोल वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार ये गुणधर्म भविष्य में 4.5 अरब वर्ष में धीरे धीरे बदलेंगे। तारों की निर्मिति। निहारिका के तारों के बीच की खाली जगहों में अनेक स्थानों पर में गैसों और धूल के प्रचंड बादल मिलते हैं, जिन्हें आंतर तारकीय बादल कहते हैं। आकृति 19.3 में हबल दूरबीन से खींचे गए ऐसे बादलों का एक प्रकाश चित्र दिखाया गया है। बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष इस इकाई का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के कारण एक प्रकाश वर्ष यह दूरी 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। अंतर तारकीय बादलों का आकार कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसलिए प्रकाश को इन बादलों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए कई वर्ष लगते हैं। इससे तुम इन बादलों के प्रचंड आकार की कल्पना कर सकते हो। किसी विक्षोभ डिस्टर्बेंस के कारण यह अंतर तारकीय बादल आंकुचित होने लगते हैं। वह इस आंकुचन के कारण उनका घनत्व बढ़ता है। उसी प्रकार उनका तापमान भी बढ़ने लगता है और उसमें से एक तप्त गैसों का गोला तैयार होता है। इस गोले के केंद्र का तापमान और घनत्व बहुत अधिक बढ़कर वहाँ परमाणु नाभिकों के एकत्रित होने से निर्माण हुई ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा के निर्माण के कारण यह गैसों का गोला स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान एक तारे का निर्माण होता है या एक तारे का जन्म होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य में यह ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकों का संलयन होकर हीलियम का नाभिक तैयार होने से उत्पन्न होती है। इसलिए सूर्य के केंद्र भाग में उपस्थित हाइड्रोजन यह ईंधन का कार्य करता है। प्रकाश को, क्या तुम जानते हो, प्रकाश को चंद्रमा से हमारे पास आने के लिए 1 सेकंड लगता है। सूर्य से प्रकाश तक हम पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाले अल्फा सेटारी तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचने के लिए 4.2 वर्ष लगते हैं। क्या तुम जानते हो, गैसों का गोला आंकुचित होने पर गैसों का तापमान बढ़ता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा में होने के कारण यह होता है। किसी विशाल अंतर तारकीय बादलों के आंकुचन से एक ही समय में अनेक तारों का निर्माण हो सकता है। हजारों तारों के एक समूह का चित्र आकृति 19.4 में दिखाया गया है। इनमें से अधिकांश तारे एक ही प्रचंड अंतर तारकीय बादल से निर्मित हुए हैं। थोड़ा याद करो, संतुलित व असंतुलित बल का क्या अर्थ है। तारों की स्थिरता। किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाई तो उसकी सुगंध कुछ ही क्षणों में कमरे में फैलती है। उसी प्रकार उबलते हुए पानी के बर्तन का ढक्कन निकालने पर उसकी भाप सब तरफ फैलती है, अर्थात तप्त वायु सर्वत्र फैलती है। फिर तारों की तप्त वायु अंतरिक्ष में क्यों नहीं फैलती। उसी प्रकार सूर्य के गुणधर्म पिछले 4.5 अरब वर्षों से स्थिर कैसे रहती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर गुरुत्वीय बल है। तारों की गैसों के कणों में गुरुत्वीय बल होता है। यह कणों को एकत्रित बांध कर रखता है। गैसों के कणों को एकत्रित लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील गुरुत्वीय बल और उसके विपरीत कार्यरत रहने वाला तथा तारों की पदार्थ को सभी तरफ फैलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील तारों की तप्त गैसों का दाब, इन दोनों में संतुलन होने पर तारा स्थिर रहता है। गुरुत्वीय बल तारों के आंतरिक भाग में अर्थात केंद्र की दिशा में निर्देशित होता है, तो गैस का दाब तारे के बाहरी भाग अर्थात केंद्र की विरुद्ध दिशा में निर्देशित होता है। आकृति क्रमांक 19.5। विचार करो, तुमने रस्सी खींच खेल खेला ही होगा। रस्सी के दोनों सिरे अलग अलग समूह अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों बाजुओं में लगाया गया बल यदि समान हो तो वह बल संतुलित होता है। वह रस्सी मध्य में स्थिर रहती है।
जब एक बाजू का बल दूसरे बाजू के बल की अपेक्षा अधिक हो तब रस्सी का मध्य भाग उस बाजू की तरफ सरकता है। ऐसा ही कुछ तारों के संबंध में होता है। गुरुत्वीय बल और गैसों का दाब संतुलित हो तो तारा स्थिर होगा, परंतु एक बल दूसरे बल की अपेक्षा ज़्यादा हुआ तो तारों का अंकुचन अथवा प्रसरण होता है। क्या तुम जानते हो, यदि सूर्य में वायु का दाब न हो तो गुरुत्वीय बल के कारण वह 1 से 2 घंटों में पूर्णतः अंकुचित होकर बिंदु रूप में हो जाएगा। गैस का दाब उसकी घनत्व और उसके तापमान पर निर्भर होता है। इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना दाब अधिक होगा। तारों की उत्क्रांति। तारों की उत्क्रांति का मतलब समय के साथ साथ तारों के गुणधर्म में परिवर्तन होकर उसके भिन्न भिन्न अवस्था में रूपांतर होने की क्रिया। हमने देखा कि सूर्य के गुणधर्म में पिछले 4.5 अरब वर्ष से कोई बदल परिवर्तन नहीं हुआ। तारों के जीवन में अधिकांश समय में तारों की उत्क्रांति अत्यंत धीमी गति से होती रहती है। तारों से लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण उसकी ऊर्जा लगातार घटती जाती है। तारों की स्थिरता हमेशा बने रहने के लिए अर्थात वायु का दाब और गुरुत्वीय बल इनमें समतौल रहने के लिए तारों का तापमान स्थिर रहना जरूरी है, और तापमान स्थिर रहने के लिए तारों में ऊर्जा की निर्मित होना अत्यंत आवश्यक है। तारों के केंद्र में ईंधन की जलने से यह ऊर्जा निर्मित होती रहती है। तारों की उत्क्रांति का कारण उसके केंद्र का ईंधन जलना और उसकी मात्रा का कम होना होता है। ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा की निर्मित भी समाप्त होती जाती है और तारे का तापमान कम होता जाता है। तापमान कम होने से वायु का दाब भी कम हो जाता है और वह गुरुत्वीय बल से संतुलन नहीं रख पाता। गुरुत्वीय बल अब वायु दाब की अपेक्षा अधिक होने के कारण तारा अंकुचित हो जाता है। इस कारण दूसरे ईंधन का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, केंद्र के हाइड्रोजन समाप्त हो जाने पर हीलियम का विलीनीकरण हो जाता है तथा ऊर्जा की निर्मित पुनः शुरू हो जाती है। ऐसे एक के बाद एक कितने ईंधनों का उपयोग होगा यह तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही अधिक ईंधनों का उपयोग होता है। इस दरमियान होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण तारों का अंकुचन तो कभी उनका प्रसरण होता है तथा तारा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। संभावित सभी ईंधन समाप्त होने पर ऊर्जा निर्मित पूर्ण रूप से बंद हो जाती है और तारे का तापमान कम हो जाता है। इसलिए गैस का दाब और गुरुत्वीय बल संतुलित नहीं रह सकता। तारों की उत्क्रांति कब रुकती है, वह उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है, यह अब हम देखेंगे। तारों की अंतिम स्थिति। तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतने ही तीव्र गति से उसकी उत्क्रांति होती है। तारों की उत्क्रांति में आने वाली अवस्थाएं अर्थात तारे की उत्क्रांति का मार्ग, यह भी तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह उत्क्रांति कैसे रुकती है? हमने देखा कि तारों के उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की निर्मित बंद होने पर तापमान कम हो जाता है, जिससे वायु का दाब भी कम हो जाता है। तारा अंकुचित होकर उसका घनत्व बढ़ता जाता है। वायु का घनत्व बहुत अधिक होने पर उसमें कुछ ऐसा दाब निर्मित होता है जो तापमान पर निर्भर नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा की निर्मित संपूर्ण रूप से रुकने पर भी तथा तारे का तापमान कम होते जाने पर भी दाब स्थिर रहता है। इसके कारण तारे की स्थिरता कायम रह सकती है। वह यही तारे की अंतिम अवस्था होती है। तारों के मूल द्रव्यमान के अनुसार उसकी उत्क्रांति के 3 मार्ग हैं। इस अनुसार हम तारों को 3 समूहों में बांट सकते हैं। एक समूह की सभी तारों का उत्क्रांति का मार्ग व उनकी अंतिम स्थिति का एक समान होती हैं। इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे। सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना कम मूल द्रव्यमान वाले तारों यम स्टार कम 8 यम अंतिम अवस्था। इन तारों की उत्क्रांति के समय उसका बड़े पैमाने पर प्रसरण होता है तथा उसका आकार 100 से 200 गुना बढ़ता है। इस अवस्था में उसे लाल राक्षसी तारा कहते हैं। यह नाम उसके बड़े आकार के कारण तथा उनका तापमान कम होने से वे लाल छांव दिखने के कारण दिया गया है। अन्य प्रकार के तारों की अपेक्षा लाल राक्षसी तारे की आकृति 19.2 में दिखाया गया है। उत्क्रांति के अंत में तारों का विस्फोट होता है। तारों का बाहरी आवरण दूर फेंक दिया जाता है व अंदर का भाग अंकुचित हो जाता है। इस अंदर के भाग का आकार साधारण रूप से पृथ्वी के आकार जितना ही होता है। तारों का द्रव्यमान
पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक होने के कारण तथा आकार पृथ्वी के बराबर होने से तारों का घनत्व अधिक बढ़ता है। ऐसी स्थिति में उनके इलेक्ट्रॉनों के कारण निर्माण हुआ दाब तापमान पर निर्भर नहीं रहता और वह तारों के गुरुत्वीय बल को अनंत समय तक संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवस्था में तारे सफ़ेद दिखते हैं तथा उनके आकार छोटे होने के कारण वे श्वेत बटु के नाम से पहचाने जाती हैं। उसके बाद उनका तापमान कम होते जाता है, परंतु आकार व द्रव्यमान अनंत समय तक स्थिर रहता है। इसलिए यह बटु अवस्था ही इन तारों की अंतिम अवस्था होती है। क्या तुम जानते हो, जब सूर्य लाल राजकीय तारे की अवस्था में जाएगा तब उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध तथा शुक्र ग्रहों को निगल लेगा। पृथ्वी भी उनमें समाविष्ट होने की संभावना है। सूर्य को इस स्थिति में आने के लिए और लगभग 4 से 5 अब्ज वर्ष लगेंगे। दूसरा, सूर्य के द्रव्यमान से 8 से 25 गुना द्रव्यमान 8 यम सन कम यम स्टार से कम 25 यम सन वाले तारों की अंतिम अवस्था। ये तारे भी ऊपरी तारों के समान लाल राक्षसी तारा व बाद में महाराक्षसी तारा इस अवस्था में से जाती हैं। महाराक्षसी अवस्था में उनका आकार 1000 गुना बढ़ सकता है। उसमें अंत में होने वाला महाविस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होता है तथा उसमें प्रचंड मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण ये तारे दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। महाविस्फोट से बचा हुआ केंद्र का भाग अंकुचित होकर उसका आकार लगभग 10 किलोमीटर हो जाता है। इस अवस्था में वह संपूर्ण रूप से न्यूट्रॉन का बना होता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। तारे का न्यूट्रॉन के कारण निर्माण हुआ दाब तापमान पर निर्भर नहीं करता तथा वह अनंत समय तक गुरुत्वीय बल को संतुलित करने में सक्षम होता है। न्यूट्रॉन तारे यही इन तारों की अंतिम अवस्था होती है। क्या तुम जानते हो, श्वेत बटु तारों का आकार पृथ्वी जितना छोटा होता है वह उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। उसकी एक चम्मच पदार्थ का वजन लगभग कुछ टन होगा। न्यूट्रॉन तारों का आकार श्वेत बटु तारों की अपेक्षा बहुत ही छोटा होने के कारण उसका घनत्व उससे अधिक होता है। उसकी एक चम्मच पदार्थ का वजन पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणी मात्र के वजन के बराबर होगा। हमारी आकाशगंगा के एक तारे पर लगभग 7500 वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था। वह तारा हमसे लगभग 6500 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण उस विस्फोट से बाहर निकलने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए 6500 वर्ष लगे तथा पृथ्वी पर यह विस्फोट चीनी लोगों ने सन 1054 में प्रथम देखा। वह इतना तेजस्वी था कि दिन में सूर्य के प्रकाश में भी वह निरंतर 2 वर्ष तक दिखाई दिया। विस्फोट के बाद लगभग 1000 वर्ष बीतने के पश्चात भी वहाँ की गैसें 1000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक वेग से प्रसारित हो रही थी। तीसरा, सूर्य के द्रव्यमान से 25 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारों यम सन बड़ा 25 एम सन अंतिम अवस्था। इन तारों की उत्क्रांति ऊपर दिए गए दूसरे तार समूह के तारों के जैसी होती है, परंतु महाविस्फोट के बाद कोई भी दाब उसके प्रचंड गुरुत्वीय बल को संतुलित नहीं रख सकता और वे तारे हमेशा के लिए अंकुचित होते रहते हैं। उनका आकार धीरे धीरे छोटा होने के कारण उनका घनत्व व उनका गुरुत्वीय बल बहुत अधिक बढ़ता है। इसलिए तारों के पास की सभी वस्तुएं तारों की ओर आकर्षित होती हैं तथा इस प्रकार के तारे के बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार तारे पर पड़ने वाला प्रकाश परिवर्तित न होकर तारे के अंदर ही अवशोषित होता है। इसीलिए हम इन तारों को देख नहीं सकते और उनके स्थान पर हमें केवल एक अति सूक्ष्म काला छिद्र दिखाई देगा। इसलिए इस अंतिम स्थिति को कृष्ण विवर ब्लैक होल यह नाम दिया है। इस तरह से हमने देखा कि मूल द्रव्यमान के अनुसार तारों के उत्क्रांति के 3 मार्ग होते हैं, वह उनकी 3 अंतिम अवस्थाएं होती हैं, वह नीचे तालिका में दी गई हैं। तारों के मूल द्रव्यमान कम 8 यम सन श्वेत बटु, 8 से 25 यम सन न्यूट्रॉन तारा, बड़ा 25 यम सन कृष्ण विवर। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।